हिंद साथियों, के.एस. दास स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को स्किप ना करें। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। यहाँ से पंचायती यानी स्थानीय शासन यानी पंचायती राज व्यवस्था से हर एक एग्ज़ाम में जो यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो या यूपीएसआई का हो या बिहार पुलिस का हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्थानीय प्रशासन के बारे में, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में पंचायती राज संस्था कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से ही विद्यमान थी, यानी भारत में कहीं न कहीं किसी भी तरीके से स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी। ये व्यवस्था लगभग प्राचीन काल से लेकर के मुग़ल काल तक चलते आ रही थी, यानी लगभग ये व्यवस्था मुग़ल काल तक चलते आ रही थी। मगर फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के समय में ये जो स्थानीय स्वशासन था, इसको अंग्रेज़ों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। फिर भी अंग्रेज़ ने क्या किया? अंग्रेज़ के जो पार्लियामेंट जो थी वो 1786 ईस्वी में, यानी इसके दिशा में कुछ प्रयास करने के बारे में सोचा, मगर कुछ प्रयास नहीं किया। फिर जो चार्ल्स मेटकॉफ था, उसने 1830 ईस्वी में वो स्थानीय शासन को बनाए रखने का प्रयास किया कि भारत के लिए स्थानीय शासन क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि भारत की रग में ही स्थानीय शासन की व्यवस्था थी। तो इसलिए बनाए रखने का ये प्रयास किया, मगर अंग्रेज़ के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि भारत जब आज़ाद हुआ तो 1948 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन पर यानी संविधान में बहुत सारा चर्चा हुआ, वाद विवाद हुआ, यानी इस पर बहुत सारी क्या हुई? चर्चा हुआ। महात्मा गांधी का भी मानना था कि भारत जो है वो गाँव का देश है, तो गाँव का जब देश है तो यहाँ जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए वो गाँव से होकर के केंद्र तक होनी चाहिए, और उस पर भी संविधान में क्या हुआ? चर्चा हुआ। फिर क्या हुआ कि संविधान में चर्चा ही हुई, मगर स्थानीय स्वशासन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में यानी नीति निर्देशक तत्व में क्या कर दिया गया? स्थानीय स्वशासन को रख दिया गया कि आने वाले भविष्य में अपना सरकार क्या करे? स्थानीय स्वशासन की दिशा में कदम अपना उठा सके, इसलिए क्या कर दिया गया? नीति निर्देशक तत्व में ये रख दिया गया। फिर क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि यानी इससे जानने से पहले हम लोगों को जानना है इसका इतिहास कि ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में कैसे पारित हुआ। तो उसको जानने से पहले उसका पिछला जो इतिहास है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या हुआ कि भारत में 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में यानी विकास कार्यक्रम लागू किया गया। यानी भारत नया नया आज़ाद हुआ था, तो जब भारत नया जब आज़ाद हुआ था तो भारत के सरकार का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो विकास करना था, कल्याणकारी सरकार की स्थापना करना था। तो इसके लिए क्या किया गया? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में विकास कार्यक्रम लागू किया गया। मगर ये विकास कार्यक्रम क्या हुआ? ये हो गया असफल, यानी सही से ये लागू नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा इसको लागू किया गया। ये भी क्या हो गया? असफल हो गया। तो जब ये दोनों असफल हो गया तो सरकार के द्वारा क्या किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया। जब 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, फिर क्या हुआ? 1959 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। कब? 1959 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। तो फिर क्या हुआ कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन हुआ वो राजस्थान के नागौर ज़िले में हुआ। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश 1959,
असम 1960, तमिलनाडु और कर्नाटक 1960, महाराष्ट्र 1962, गुजरात 1963 और पश्चिम बंगाल 1964। ये जितने भी राज्य हैं उसमें राज्य विधानसभा में क्या हुआ, पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ और इन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाया गया। फिर अभी भी पूरे देश में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू नहीं हो पाया, तो फिर क्या हुआ कि इसके प्रशासन में सुधार हेतु यानी पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु क्या किया गया, फिर एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन 1977-78 में किया गया। इसने 132 सिफारिशें दी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में ये सुधार होना चाहिए, इस प्रकार से लागू होना चाहिए। फिर ये नहीं माना गया। फिर क्या हुआ कि फिर डॉक्टर GV राव समिति 1985 इसका गठन हुआ। यानी ये क्या किया, ये ग्रामीण विकास और गरीबी को दूर करने के लिए, यानी इसका सिफारिश था कि पंचायती राज व्यवस्था इसीलिए देश में लागू होना चाहिए क्योंकि गरीबी को दूर करना है और ग्रामीण विकास करना है तो पंचायती व्यवस्था लागू होना चाहिए। इसके बाद फिर सरकार ने क्या किया, डॉक्टर LM सिंघवी समिति का 1986 ईस्वी में गठन किया गया। इसने कहा कि लोकतंत्र के विकास के लिए क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र का विकास अगर करना चाहते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था देश में होनी चाहिए। फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने थुंगन समिति का गठन 1988 ईस्वी में किया गया। इसने कहा कि राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के लिए क्या है, यानी पंचायती राज व्यवस्था सही है, यानी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। फिर गाडगिल समिति का गठन 1988 ईस्वी में हुआ। इसने कहा कि नीति एवं कार्यक्रम समिति, एक चुनाव आयोग होना चाहिए, उसकी स्थापना। फिर गाडगिल समिति के सिफारिश पर ही यानी हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी, इसके द्वारा क्या किया गया, पंचायती राज्य व्यवस्था लागू किया गया और भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया वो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से संपूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू। भारत के संविधान में एक नया भाग बनाया गया, भाग 9। भाग 9 के अंतर्गत 16 अनुच्छेद को रखा गया और एक अनुसूची बनाई गई। उस अनुसूची का नाम था 11वीं अनुसूची और इसका जो पंचायती राज व्यवस्था था वो अनुच्छेद 243 को। इस अधिनियम के द्वारा कई प्रावधान किए गए, यानी पंचायती राज की जो संरचना यानी पंचायती राज्य व्यवस्था वो राज्य पर छोड़ दिया गया। राज्य विधान सभा के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायती राज शासन का गठन किया गया, यानी वो राज्य पर छोड़ दिया गया। और इसका निर्वाचन जो होगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, यानी पंचायती राज्य व्यवस्था का जो निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष होगा। इसमें जो सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा और अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 ख में ST और ST के लिए और महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के लिए आरक्षण किया गया। बाद में 50% आरक्षण कर दिया गया। फिर अवधि, यानी पंचायती राज्य व्यवस्था की जो अवधि थी वो 5 वर्ष थी। अगर पंचायती राज्य व्यवस्था 5 वर्ष से पहले अगर भंग हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो 6 माह के अंदर में क्या होना है, पंचायती राज्य व्यवस्था का चुनाव करवाना अनिवार्य है। कौन पंचायती राज्य व्यवस्था में यानी कौन सदस्य बन सकता है, तो कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 घ में कहा गया। इसके लिए पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए एक
वित्त आयोग का गठन किया गया राज्यपाल के द्वारा, एक निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के द्वारा, और न्यायालय पंचायती राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 229 में लिखा गया। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर गठन किया गया है, एक पंचायत स्तर पर, एक प्रखंड स्तर पर और एक जिला परिषद यानी जिला स्तर पर। ये 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का संरचना यानी एक तो पहला होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है? प्रत्येक ग्राम सभा में यानी ग्राम सभा में एक क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा, और ग्राम पंचायत के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी ये जो होगा ये जनता के द्वारा इसको चुना जाएगा। ग्राम सभा किसको कहा जाता है? यानी पंचायत में जो लोग हैं, जो ग्राम पंचायत में जो लोग हैं उन लोगों से मिलकर के क्या बना है? ग्राम सभा बना है। मान लीजिए कि आपके गांव में या कहीं एक पंचायत है और उस पंचायत में जितने भी सदस्य हैं उन सब सदस्य जिसका नाम जो निर्वाचन यानी जो चुनाव में भाग लेते हैं, जो चुनावी प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं, अगर वो क्या कहलाते हैं? वो ग्राम सभा के वो सदस्य है, तो उन्हीं लोगों से मिलकर के क्या बनता है? ग्राम सभा बनता है। एक होता है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत क्या होता है? जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच के कड़ी को क्या कहा जाता है? क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। और जिला स्तर पर एक पंचायत होता है जिसको कहा जाता है जिला पंचायत कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में ये जो है यही है पंचायत। ये पहला स्तर हो गया, ये दूसरा स्तर हो गया और ये तीसरा स्तर हो गया। और गांव और जिला के बीच का जो कड़ी है यही है क्षेत्र पंचायत। इसी में होता है पंचायत समिति, इसमें होता है पंचायत समिति, इसमें होता है जिला परिषद और इसमें होता है जिसको हम लोग मुखिया कहते हैं। आम भाषा में हमारे इधर इसको क्या कहा जाता है? मुखिया। और कहीं सरपंच कहा जाता है, ये कहा जाता है। पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 29 विषय किसको दिया गया है? पंचायत को दिया गया है 11वीं अनुसूची में, यानी 29 विषय किसको दिया गया है? पंचायत को दिया गया है। 29 विषय पर ये क्या कर सकते हैं? यानी इसके 29 विषय इसके अधीन रखा गया, इस विषय पर ये कार्य कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि कहाँ पंचायती राज्य व्यवस्था जो का प्रावधान लागू नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 243 के अनुसार ये कहा गया है कि अनुच्छेद 244 ए और 2 के भाग पर पंचायती राज्य अधिनियम लागू नहीं हो सकता है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 243 यहाँ में कहा गया है। आज भी हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था सफल नहीं हो पाया है। तो उसका क्या कमी है जिस कारण से हमारे देश में आज भी पंचायती राज व्यवस्था अपना पूर्ण दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, यानी आज भी वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कुछ कमी है, जो कुछ सीमाएं हैं वो है, पहला है उत्तरदायित्व का अभाव, दूसरा है क्षमताओं का अभाव, क्योंकि सबसे बड़ा क्षमता पैसा होता है और पैसा इकट्ठा करने का अधिकार इसके पास है ही नहीं। दूसरा निगरानी का अभाव, ये भी एक समस्या है। राज्यों के मध्य भिन्नता, यानी हर एक राज्य में हर एक कानून नियम, पारस्परिक भिन्नता, कार्यों का अवैज्ञानिक वितरण, तीनों स्तरों के बीच असंगत संबंध, यानी न पंचायत समिति न जिला परिषद, इन तीनों के बीच सही से संबंध भी नहीं बैठ पाता है। और अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों में सौहार्दपूर्ण संबंधों की कमी, यानी न अधिकारी में संबंध सही से है और न जो प्रतिनिधि है उसके बीच में नहीं है, संबंध नहीं है। बहुत सारे तो पंचायतों का जो
मुखिया होते हैं वो पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं होते हैं कि अधिकार क्या है, कितने विषय पर हम नियम कानून बना सकते हैं, कितने विषय को अपने सरकार से मांग सकते हैं कि इस विषय पर जो काम करने का जो अधिकार है वो संविधान ने हमको दिया है। ये बात तो बहुत सारे मुखिया जो हैं वो पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं, तो उनको क्या पता है। तो अधिकारी भी उसको क्या करते हैं, शोषण करते हैं, उनसे पैसा कहीं ना कहीं यानी पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा घूस मांगते हैं। और मुखिया भी है जो उतना मतलब जागरूक भी नहीं होते हैं। इसके बाद अगला है पंचायती राज संस्थाओं का अलोकतांत्रिक संगठन, यानी उसका क्या किया गया है, अलोकतांत्रिक, यानी ये किसके अधीन में है, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अधीन में है। वित्त भी मुहैया कौन करवाता है, राज्य सरकार करवाता है। तो कहीं ना कहीं वो अलोकतांत्रिक है, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। अगला है पंचायती राज संस्थाओं को राजनीतिकरण, यानी क्या कर दिया गया, पंचायती राज संस्थाओं का राजनीतिकरण कर दिया गया है। तो ये भी एक समस्या है। तो इन समस्याओं के कारण क्या है, पंचायती राज्य व्यवस्था का अभी भी यानी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पा रहा है, यानी उतना वो स्वतंत्र नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं जिस कारण से पंचायती राज्य व्यवस्था अपने स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम कर सकता है, यानी हम क्या सुधार करें। तो उसके लिए कुछ सुझाव हैं जो सरकार को करना चाहिए, जो निम्नलिखित। पहला है पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 2004 में किया गया। दूसरा है वित्त यानी पंचायती राज व्यवस्था को भी कुछ कर वसूलने का अधिकार दिया जाना चाहिए और वित्त में स्वतंत्र हो। इसके साथ सशक्तिकरण मजबूत किया जाना चाहिए, जवाबदेही, ई गवर्नेंस और विकेंद्रीकृत नियोजन। ये व्यवस्था करके हम क्या कर सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। इसके साथ सुमित बोस समिति ने क्या कहा है, सुमित बोस समिति ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बेहतर परिणामों के लिए प्रदर्शन आधारित भुगतान, यानी जो पंचायत जितना अत्यधिक प्रदर्शन करेगा उसको वैसा क्या किया जाएगा, भुगतान करना। यानी ये कौन कहा है, ये कहा है सुमित बोस समिति ने कहा है कि आप पंचायती राज व्यवस्था को पैसा यानी उसके परिणाम के आधार पर दीजिए, जितना अच्छा कार्य करेगा उतना उसको पैसा दीजिए कार्य करने के लिए। फिर क्या हुआ कि पहले तो पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं का जो आरक्षण था वो लगभग 33% था, मगर क्या हुआ कि 110वां संविधान संशोधन 2009 में क्या कर दिया गया, 50% आरक्षण कर दिया गया। एक बात और समझ लीजिए, कोई भी आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कोई भी आरक्षण नहीं हो सकता 50%। अगर कोई कह रहा है कि हम आएंगे तो 100% आरक्षण दे देंगे, 85% आरक्षण दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में लिखा गया है कि आरक्षण की जो सीमा होगी वो 50% से ज़्यादा नहीं होगी, नहीं हो सकता है। तो इसके साथ पंचायती राज व्यवस्था का जो संपूर्ण निचोड़, जो पंचायती राज व्यवस्था किसी भी एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी है उतना हो चुका है। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इससे हमारा क्या बनता है, मनोबल बढ़ता है। तो जय हिंद, जय भारत।